आज की इस अंत विस्तृत चर्चा में हर उस इंसान का स्वागत है जिसके अंदर नई चीजों को जानने और परखी हुई जानकारियों को एक नए नजरिए से देखने की भूख है। बिल्कुल। अक्सर जब हम इतिहास के पन्नों में गोता लगाते हैं तो हमारे सामने किसी बड़े साम्राज्य के पतन या किसी भयंकर युद्ध से जुड़े भारी भरकम दस्तावेज होते हैं। सही बात है, लंबे चौड़े शोध पत्र होते हैं। हाँ, लंबे चौड़े दस्तावेज। लेकिन आज का हमारा ये जो गहन विश्लेषण है, ये अपने आप में बहुत ही अनूठा है। आज हमारे पास कोई 100 पन्नों की किताब नहीं है। तो फिर आज का स्रोत क्या है? इसके बजाय हमारे पास महज एक सवाल है। जी हाँ, इतिहास की किताबों से निकाला गया सिर्फ एक बहुविकल्पीय प्रश्न, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओहो, सिर्फ एक प्रश्न। ये वाकई एक बहुत ही ताजा दृष्टिकोण है। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन यही है कि हम इस एक छोटे से लेकिन गहराई से बुने गए प्रश्न की परतों को उधेड़ें। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इतिहास को याद रखने के लिए तथ्यों को विशिष्ट श्रेणियों में बांटा जाता है। यानी कैटेगरीज में। हाँ, कैटेगरीज में। और कैसे हमारा दिमाग ऐतिहासिक जानकारियों के साथ खेलता है। ये देखना रोमांचक होगा। जब इतिहास की बात आती है तो अक्सर एक आम धारणा होती है कि ये सिर्फ तारीखों या अंकों, युद्धों और शासकों के नामों को रटने का विषय है, जो कि बहुत उबाऊ हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन एक साधारण सा प्रतीत होने वाला प्रश्न कैसे ऐतिहासिक पैटर्न और नवरत्न जैसी अवधारणाओं को समझने की कुंजी बन सकता है, ये समझना जरूरी है। सही कहा। किसी एक सवाल को तैयार करने के पीछे के मनोविज्ञान को समझना हमें एक बहुत ही अलग और विश्लेषणात्मक नजरिया देता है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जिसने हमें इतना सोचने पर मजबूर कर दिया। जी, बताइए। हमारे सामने जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि अकबर के 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं था। और इसके लिए हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए बीरबल, विकल्प बी तानसेन, ठीक है, विकल्प सी अबुल फजल और विकल्प डी तुलसीदास। बहुत ही दिलचस्प विकल्प है ना? इस सवाल को देखते ही जो सबसे पहली बात दिमाग में आती है वो ये है कि किसी शासक ने अपने दरबार में सबसे खास लोगों का एक समूह बनाया था जिसे नवरत्न कहा गया। नवरत्न यानी 9 रत्न। हाँ, अकबर का ये कदम दिलचस्प इसलिए है क्योंकि उसने सिर्फ मंत्रियों या सेनापतियों को ही नहीं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गजों को सत्ता के इतने करीब रखा। मैं सोच रहा था कि ये कितना अनोखा था उस समय के लिए। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सवाल सीधे तौर पर हमें ये बता रहा है कि उस दौर में सत्ता के केंद्र में एक बहुत ही सुगठित समूह था। बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा, नवरत्न शब्द का शाब्दिक अर्थ ही 9 रत्न है और इतिहास में रत्न शब्द का प्रयोग बहुत ही सोच समझ कर किया गया है। किसी को यूं ही रत्न नहीं कह दिया जाता था। एकदम सही। रत्न वो होता है जो न केवल दुर्लभ हो बल्कि जिसे बहुत सावधानी से तराशा गया हो और जिसकी कीमत बहुत अधिक हो। अकबर ने अपने दरबार के इन खास लोगों को साधारण दरबारी नहीं कहा बल्कि उन्हें रत्नों का दर्जा दिया। एक बहुत बड़ा सम्मान था ये। हाँ, ये इस बात का प्रतीक है कि उस समय सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर इन विशिष्ट व्यक्तियों की प्रतिभा को कितना महत्व दिया जाता था। वे उस साम्राज्य के ताज में जड़े हुए अनमोल पत्थर थे। अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये किसी बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसा लगता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हाँ, जहाँ हर व्यक्ति अपनी विशेषज्ञता लेकर आता है। कोई फाइनेंस देखता है, कोई मार्केटिंग। वैसे ही दरबार में भी था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाली बात दिलचस्प है, लेकिन एक कंपनी का बोर्ड तो मुख्य रूप से मुनाफे और व्यापारिक रणनीति के लिए बनता है। हाँ, ये भी है। यहाँ तो बात एक पूरे साम्राज्य के सांस्कृतिक, बौद्धिक और रणनीतिक चेहरे की हो रही थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। क्या हम इसे आज के किसी आधुनिक थिंक टैंक या फिर किसी राष्ट्राध्यक्ष की किचन कैबिनेट से ज्यादा करीब नहीं मान सकते? किचन कैबिनेट, ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। एक ऐसी टीम जो सिर्फ फैसले नहीं लेती बल्कि पूरे युग की सोच को आकार देती है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। मुनाफा नहीं बल्कि प्रभाव, बौद्धिक वर्चस्व और साम्राज्य की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करना इस समूह का मुख्य उद्देश्य था। सही बात है। एक थिंक टैंक की तरह ही इस समूह में अलग अलग विधाओं के लोग शामिल थे। ये सवाल खुद इस बात की पुष्टि कर रहा है कि विकल्प ए में बीरबल, विकल्प बी में तानसेन और विकल्प सी में अबुल फजल स्पष्ट रूप से इस विशिष्ट थिंक टैंक के हिस्से थे। यानी इन नवरत्नों का हिस्सा थे। बिल्कुल।
और जैसा कि आपने विविधता की बात की, रत्न केवल मूल्यवान ही नहीं होते, उनकी चमक और रंग अलग अलग होते हैं। हाँ, हर रत्न की अपनी खूबी होती है। कोई राजनीति में निपुण था, कोई संगीत में, तो कोई साहित्य और प्रशासन में। ये अलग अलग तरह की प्रतिभाओं का एक ऐसा संगम था जो सत्ता को सिर्फ चलाता नहीं था, बल्कि उसे एक विशेष ऐतिहासिक आभा प्रदान करता था। ये विविधता वाली बात इस पूरे विषय को एक नया आयाम देती है। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम उस मनोवैज्ञानिक पहलू की ओर मुड़ते हैं जो इस तरह के सवालों को तैयार करने में इस्तेमाल होता है। मनोविज्ञान। हाँ, मतलब देखिए, ये सवाल ये नहीं पूछ रहा है कि नवरत्न कौन थे, ये पूछ रहा है कि उस विशेष ऐतिहासिक श्रेणी में कौन फिट नहीं बैठता। परीक्षाओं में हम सबने कभी ना कभी यही किया है। बिल्कुल किया है। जब सही जवाब सीधे तौर पर नहीं पता होता तो हम जासूस बन जाते हैं और गलत विकल्पों को काटने लगते हैं। सही कहा। और मनोविज्ञान की भाषा में इसे विकल्पों को छांटने की प्रक्रिया या तार्किक रूप से विकल्पों को बाहर करने की विधि कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कहा जाता है। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, हाँ। जब कोई इतिहासकार या परीक्षक ऐसा प्रश्न बनाता है तो वो वास्तव में मानव स्मृति के काम करने के तरीके को चुनौती दे रहा होता है। वो कैसे? देखिए, हमारा दिमाग जानकारियों को अलग अलग फाइलों में नहीं, बल्कि एक कालखंड के गुच्छों में सहेजता है। अच्छा, मतलब चंक्स में? हाँ, चंक्स में। जब हम 16वीं सदी या अकबर के युग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में उस दौर के सभी प्रमुख चेहरे एक साथ उभर आते हैं। इसे आप स्मृतियों को एक साथ बांधने की प्रवृत्ति कह सकते हैं। ये तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात लगती है ना? परीक्षा बनाने वाले इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वे जानबूझकर ऐसे नाम विकल्पों में डालते हैं जो उसी कालखंड के हों, ताकि वे पढ़ने वाले को बहुत जाने पहचाने लगे। यानी हमारा दिमाग ही हमारे साथ खेल खेलता है। बिल्कुल खेलता है। ये उस घटना की तरह है जहां लोग मानते हैं कि ऐतिहासिक हस्तियां जो एक ही समय में जीवित थीं, वे जरूर एक दूसरे के साथ उठती बैठती होंगी। हाँ, जैसे कि सब एक ही कैफे में बैठकर चाय पी रहे हों। सही कहा। बीरबल, तानसेन, अबुल फजल और तुलसीदास, ये चारों नाम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जाने माने कालखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब श्रोता या कोई भी व्यक्ति ऐसे प्रश्न को पढ़ता है तो उसका दिमाग तुरंत संकेत देता है कि उसने इन चारों नामों को एक ही ऐतिहासिक संदर्भ के आसपास सुना है। एकदम सही। हमारा दिमाग एक पैटर्न खोजता है और यहाँ पैटर्न है उस युग के महान व्यक्तित्व। और यहीं पर परीक्षक अपना जाल बिछाता है। बिल्कुल। परीक्षक इसी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का फायदा उठाते हैं। वे एक ऐसा नाम डालते हैं जो उसी समय का हो, उतना ही प्रसिद्ध और महान हो, लेकिन उस विशिष्ट शाही समूह का हिस्सा ना हो। एक तरह का डिस्ट्रैक्टर। हाँ, इसे हम ध्यान भटकाने वाला विकल्प कहते हैं। एक ऐसा विकल्प जो इतना प्रामाणिक और सही लगता है कि वो सीधे तौर पर हमारे तार्किक ज्ञान को चुनौती देता है। बहुत ही चालाकी से बनाया गया सवाल है ये। यह जांचने का एक बेहतरीन तरीका है कि क्या किसी को केवल सतही जानकारी है या फिर उसे इस बात की सटीक समझ है कि ऐतिहासिक सीमा रेखाएं कहाँ खींची गई थीं। कौन अंदर था और कौन बाहर। सही। कौन किस श्रेणी या समूह के अंदर था और कौन बाहर। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर हम आज के इस अत्यधिक तेज रफ्तार वाले दौर के नजरिए से इसे देखें तो इसे एक छोटे से ऐतिहासिक तथ्य और इसे याद रखने के तरीके का श्रोताओं के लिए क्या महत्व है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो इसका सीधा संबंध इस बात से है कि आज हम सूचनाओं के जिस बाढ़ का सामना कर रहे हैं उससे हमारा दिमाग कैसे निपटता है। सूचनाओं की बाढ़ तो वाकई एक बड़ी समस्या है आज हमारे चारों ओर हर समय अथाह जानकारी मौजूद है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, खबरें, हर जगह से तथ्यों की बारिश हो रही है। हर दिन नया डेटा। बिल्कुल। अगर मानव मस्तिष्क हर एक तथ्य, हर एक व्यक्ति और हर एक घटना को अलग अलग याद रखने की कोशिश करेगा तो वो पूरी तरह से थक जाएगा, जिसे हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं। हाँ, ऐसे में हमारा दिमाग मानसिक सहूलियत के लिए शॉर्टकट बनाता है। नवरत्न जैसी ऐतिहासिक श्रेणियां वास्तव में इसी मानसिक सहूलियत का एक प्राचीन रूप है। एक बहुत ही शानदार विचार है। मतलब नवरत्न सिर्फ 9 लोगों का समूह नहीं है, ये एक तरह का फोल्डर है। एक मेंटल फोल्डर। बिल्कुल। ये तथ्यों को बिना बोझिल लगे बहुत ही आसानी से याद रखने का एक अचूक तरीका है। जब हम नवरत्न शब्द सुनते हैं तो हमें 9 अलग अलग ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं खंगालने पड़ते। हम बस अपने दिमाग में वो एक विशिष्ट फोल्डर खोलते हैं और उसमें हमें वे सभी प्रमुख नाम मिल जाते हैं। ये जानकारी को सहेजने का एक बहुत ही सुव्यवस्थित तरीका है। सही बात है। अगर हम इतिहास को ऐसी ही स्पष्ट श्रेणियों में बांट लें
तो बहुत सारी बिखरी हुई जानकारियों को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। और यही कारण है कि इतिहास में ऐसी श्रेणियां बनाई गईं और उन्हें इतना प्रचारित किया गया। ये सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं था। नहीं, ये सिर्फ उस समय के शासकों के लिए अपनी शक्ति और भव्यता दिखाने का तरीका नहीं था, बल्कि अनजाने में ही सही, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए उस युग के सबसे प्रभावशाली लोगों को याद रखने का एक टूल भी बन गया। एक ऐतिहासिक टूल। लेकिन जैसा कि हमने पहले चर्चा की, विकल्पों को छांटने की ये प्रक्रिया हमें ये भी याद दिलाती है कि हर प्रसिद्ध व्यक्ति हर सूची में शामिल नहीं हो सकता। हाँ, सभी लोग नवरत्न नहीं हो सकते। जानकारी को छांटना और ये जानना कि क्या नहीं है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ये जानना कि क्या है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। क्या नहीं है ये जानना भी ज्ञान के परिष्कृत होने की निशानी है। बिल्कुल। जब हम एक एक करके विकल्पों को हटाते हैं तो हम तार्किक रूप से एक निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। हम कहते हैं, ठीक है, ये तथ्य साबित करता है कि ए अंदर था, बीरबल अंदर थे, बी भी दरबार में था, तानसेन भी थे, सी भी सत्ता के उसी केंद्र में था, अबुल फजल भी थे। और यहीं आकर इस रहस्य से पर्दा उठता है। जो लोग इस चर्चा के दौरान खुद भी जवाब का अंदाजा लगा रहे थे, वे शायद अब तक उस तार्किक निष्कर्ष पर पहुंच चुके होंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो इस तथ्य के आधार पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, तुलसीदास। ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि तुलसीदास अकबर के उन नवरत्नों के समूह में शामिल नहीं थे। ये खुलासा अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। कैसे? ये हमें सिर्फ एक सही उत्तर नहीं देता, बल्कि ये हमें यह भी सिखाता है कि ऐतिहासिक वर्गीकरण कैसे काम करता है, कौन व्यवस्था के अंदर है और कौन व्यवस्था के बाहर है। तुलसीदास का नाम विकल्पों में होना ही यह दर्शाता है कि उनका कद इतना बड़ा था कि उन्हें ध्यान भटकाने वाले एक सबसे मजबूत विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। मतलब वो इतने महान थे कि लोग धोखा खा जाएं। एकदम सही। वे उसी कालखंड के एक बेहद प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण स्तंभ थे, लेकिन ऐतिहासिक वर्गीकरण के मामले में वो उस विशिष्ट शाही दरबार के आंतरिक घेरे से पूरी तरह बाहर थे। वो उस दरबार का हिस्सा नहीं थे। जब हम ये समझ जाते हैं कि तुलसीदास इस सूची में नहीं है, तो नवरत्नों की हमारी समझ और भी अधिक स्पष्ट और सटीक हो जाती है। इस एक बहुविकल्पीय प्रश्न ने वास्तव में हमें सोचने के कई नए रास्ते दिए हैं। हमने मानव स्मृति की बात की, हमने थिंक टैंक और कैबिनेट जैसी आधुनिक उपमाओं पर चर्चा की। हाँ, ये काफी विस्तृत चर्चा रही। और हमने ये भी देखा कि कैसे ये ऐतिहासिक श्रेणियां हमें सूचनाओं के अतिरेक से बचाती हैं। लेकिन इस चर्चा को समेटने से पहले मैं एक और पहलू पर विचार करना चाहता हूं, जो इस तथ्य से बिल्कुल स्वाभाविक रूप से निकलकर सामने आता है। बताइए, वह क्या है? एक तरफ हमारे पास सत्ता द्वारा मान्यता प्राप्त नवरत्न है, और दूसरी तरफ एक ऐसा नाम है जो उस दरबार का हिस्सा नहीं है, फिर भी वह उसी स्तर की प्रसिद्धि रखता है। हाँ, एक विश्लेषक के रूप में जब मैं इस तथ्य को देखती हूँ, तो ये इतिहास को देखने के दो बिल्कुल अलग-अलग दृष्टिकोणों को सामने लाता है। दो अलग दृष्टिकोण? हाँ, एक दृष्टिकोण वो है जो सत्ता के केंद्र से लिखा जाता है, जहाँ शासक तय करता है कि किसे महानता का तमगा दिया जाएगा। और दूसरा दृष्टिकोण वो है जो जनता और संस्कृति के बीच से स्वाभाविक रूप से पनपता है। एकदम सही। और यहीं से एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल पैदा होता है। अगर हम इस पर गहराई से विचार करें तो ये स्थिति ये पूछने पर मजबूर करती है कि क्या इतिहास में अमर होने के लिए या आने वाली सदियों तक अपनी एक अमिट छाप छोड़ने के लिए किसी शासक के शाही दरबार का रत्न होना ही एकमात्र पैमाना है? ये सोचने वाली बात है। हम देखते हैं कि बीरबल, तानसेन और अबुल फजल जैसे लोग शाही संरक्षण में थे। वे सत्ता के सबसे करीब थे, संसाधनों तक उनकी सीधी पहुंच थी, और इसलिए उन्हें रत्न कहकर महिमा मंडित किया गया। उनका इतिहास शासक के इतिहास से जुड़ा है। हाँ, उनका इतिहास और उनकी विरासत शासक के इतिहास के साथ गहराई से गुथी हुई है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। और अगर हम इसके दूसरे पहलू को देखें, तो जो लोग इस शाही घेरे से बाहर थे, जैसे कि इस प्रश्न का सही उत्तर तुलसीदास, उनका क्या? उनका इतिहास कैसे लिखा गया? ये तथ्य स्पष्ट करता है कि वे सत्ता के उस आंतरिक घेरे का हिस्सा नहीं थे। उन्हें कोई शाही उपाधि नहीं मिली थी, ना ही वे किसी सम्राट की ड्रीम टीम में शामिल थे। वो पूरी तरह से स्वतंत्र थे। लेकिन फिर भी उनका नाम और उनका काम इतिहास में इतना बड़ा और प्रासंगिक है कि आज सदियों बाद भी एक परीक्षा बनाने वाला उन्हें उस दौर के सबसे महान नामों के साथ एक ही कतार में खड़ा करता है। ये सच में हैरान करने वाला है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि महानता का असली स्रोत क्या है।
क्या इतिहास में अमर होने के लिए सत्ता का करीबी होना या किसी व्यवस्था का हिस्सा होना जरूरी है? ये वास्तव में एक ऐसा विचार है जो किसी को भी गहरे चिंतन में डाल सकता है। एक तरफ शाही थिंक टैंक का हिस्सा होने की चमक और सत्ता का संरक्षण है, और दूसरी तरफ दरबार की उन ऊंची दीवारों से बाहर अपने दम पर खड़ा एक स्वतंत्र व्यक्तित्व। ये हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम इतिहास में महानता को कैसे मापते हैं। बिल्कुल। क्या महानता वो है जिससे सत्ता मान्यता देती है, या वो है जो सत्ता और व्यवस्था से बाहर रहकर भी स्वतंत्र रूप से अपना काम करके लोगों के दिलों और सांस्कृतिक स्मृति में अपनी जगह बना लेती है? और शायद यही कारण है कि इतिहास का अध्ययन कभी उबाऊ नहीं हो सकता। सही कहा। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ था, बल्कि ये हमें ये भी सिखाता है कि समाज ने उन घटनाओं और उन लोगों को कैसे याद रखा। एक व्यक्ति व्यवस्था के भीतर रहकर अपनी छाप छोड़ता है, तो दूसरा व्यवस्था के बिल्कुल बाहर रहकर। और दोनों ही इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। बिल्कुल। इस एक साधारण से बहुविकल्पीय प्रश्न ने हमें इतिहास की जटिलताओं, मानव स्मृति के काम करने के तरीके और महानता के असली स्वरूप के बारे में कितना कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह एक बहुत ही शानदार चर्चा रही। यह इस बात का प्रमाण है कि ज्ञान किसी लंबे शोध पत्र या भारी भरकम किताब का मोहताज नहीं है। सही नजरिया हो तो एक छोटा सा सवाल भी विचारों की पूरी एक दुनिया खोल सकता है। एकदम सही। इसी विचार उत्तेजक सवाल के साथ, जो यकीनन श्रोताओं को काफी देर तक सोचने पर मजबूर करेगा कि महानता सत्ता की मोहताज है या स्वतंत्र, हम अपने आज के इस गहन विश्लेषण का समापन करते हैं। जी। नई जानकारियों को टटोलने और उन पर सवाल उठाने की ये यात्रा आगे भी जारी रहेगी।